धन्यवाद सभापति जी। आज ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का आपने मौका दिया। 3 साल पहले जब 2014 के चुनाव की गर्मियों में कुछ नारे चल रहे थे, और वो नारे क्या थे सभापति जी? नारे थे, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब तीन साल हो गए सभापति जी, 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद अगर अब नारे फिर से लिखने की जरूरत आएगी तो नारे ये लिखने पड़ेंगे कि कृषि विकास की दर 4% से चली गई 1.7% के नीचे, कैसे होगा किसान का उद्धार? मैन्युफैक्चरिंग नहीं जा रही 17% जीडीपी के पार, मेक इन इंडिया कैसे होगा व्यापार? नौकरियों को कोई माफ नहीं करती सरकार, फिर कैसे पता कितनों को मिलेगा रोजगार का इंतजार? ये सब नारे अभी करने पड़ेंगे, और उसके दिशा में पिछले कई दिनों में अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने कहा था कि 2 डिजिट जीडीपी का हम विकास दर लाएंगे, और अभी अगर हम देखेंगे तो 6.7 और 6.8 के आसपास ये जीडीपी का कहीं ना कहीं रेट चल रहा है। पिछले दिनों में मोदी जी हर वक्त कहते थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भारत में डेमोक्रेटिक डिवीजन देने की जरूरत है, और 25% के जो 35 साल के नीचे के जो युवा है उनको रोजगार देने की जरूरत है। अब हर साल 2.66% के आसपास के रोजगार आप उपलब्ध करा रहे हो। आपने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात सभापति जी की थी उपाध्यक्ष महोदय। आज 2.66% लोगों को सिर्फ आप जॉब दे रहे हो, और कहीं भी दूर दूर तक जॉब क्रिएशन का आपका बात नहीं हो पा रही है। सभापति अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, यहाँ पर मैं बात रखना चाह रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में पिछले 15 दिन से किसान जिस बात को तकलीफ सह रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस बीमा योजना में महाराष्ट्र में 1.36 करोड़ किसान के खाते के रूप में किसान वहां पर जमा करना चाह रहा है, और अभी तक कल तक 17 से 18 लाख लोगों ने, किसानों ने वहां पर किस्त जमा की है। इसका मतलब यह है सभापति जी कि 1.18 करोड़ जो किसान है वो महाराष्ट्र के साथ ही अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्त वो जमा नहीं कर पाए, और सरकार ने सिर्फ 5 अगस्त का यहाँ पर डेडलाइन दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्त भरने में। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। फसल बीमा योजना की किस्त भरने के लिए लोगों को बिल्डिंग पर चढ़कर जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो उपाध्यक्ष महोदय रात को सोना पड़ रहा है बैंकों के सामने। इतनी बड़ी तादाद में किसान दुखी है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने ये विनती करना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त तक आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की डेट बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में हम सरकार का अभिनंदन करना चाहेंगे कि आप पूरी कर्ज माफी की आप घोषणा आज यहाँ पर कर दो। किसान को पूरी कर्ज माफी मिलेगी तो किसान पूरी ताकत से आने वाले समय में काम करने के लिए तैयार होगा। पूरी तरह से कर्ज माफी सभापति महोदय मिलने की, उपाध्यक्ष महोदय मिलने का मैं यहाँ पर मांग करता हूँ। उसी प्रकार स्वामीनाथन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी उपाध्यक्ष महोदय आप आए हो, 1 आधा मिनट थोड़ा सा ज्यादा दीजिए उपाध्यक्ष महोदय। स्वामीनाथन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन ये भी मांग बहुत दिनों से है, और उसके बारे में भी यहाँ पर सरकार द्वारा इम्प्लीमेंटेशन की बात होने की जरूरत है। यहाँ पर सभापति उपाध्यक्ष महोदय डिसेबिलिटी का इशू मैं रखना चाह रहा हूँ। हमारे जो दिव्यांग है उनको आने वाले समय में सरकार द्वारा ध्यान देने की जरूरत है, और डिसेबल फ्रेंडली रेलवे कोचेस का निर्माण रेल मंत्री द्वारा होने की जरूरत है। डिसेबल फ्रेंडली रेलवे स्टेशंस होने की जरूरत है, ताकि हमारे जो साथी है, जो डिसेबल्ड है, उनको, दिव्यांग साथी है, उनको आने वाले समय में निश्चित रूप से न्याय मिल सके। और इस दिशा में उपाध्यक्ष महोदय आपकी तरफ से भी हमें न्याय मिले सरकार से। एक मिनट लूंगा। यहाँ पर आखिरी बात मैं यहाँ पर यह रखना चाह रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कैग द्वारा और जिस प्रकार से चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, उस दिशा में सरकार की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक आया नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनती रहेगी कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में चाइना के द्वारा जिस प्रकार से एग्रेशन हुआ है, उस दिशा में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। और डिफेंस में जो जीडीपी के प्रतिशत में आपने बजट में कटौती की है, वो बजट में आपकी इंक्रीज करने की भी जरूरत है। और यहाँ पर कैग रिपोर्ट में भी कहा गया कि शॉर्टेज ऑफ
जो एम्यूनिशन था उसके बारे में बात हुई है और उस दिशा में सरकार ने पहल करने की जरूरत है। और आखिरी 4 लाइन उपाध्यक्ष महोदय मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार आपको जनता पे भरोसा नहीं किया। मोदी सरकार की बातें हैं बड़ी गोलमोल। मोदी सरकार ने बेरोजगारी की खोल दी है, बेरोजगारी ने आपकी खोल दी है पोल खोल। चीन ने सीमा पर कर दिया है झोल। सरकार का जवाब है बड़ा गोलमोल। मोदी सरकार अब तो किसान के मन की बात बोल। मोदी सरकार अब तो किसान के मन की बात बोल। मोदी सरकार आपको जनता पे भरोसा नहीं क्या। बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Deputy Speaker, sir. I express my gratitude to our beloved leader, Puratchi Thalaivi Amma. Before I speak in this August House on the discussion of the supplementary demand for grants for 2017 and 18, the Union Government has sought Parliamentary note for additional spend of rupees 11,160 crores, including cash spend of 10,648 crores. This was reflected in the first batch of the supplementary demand for grants for 2017 and 18 tabled in the Lok Sabha by Honorable Finance Minister. The government is also looking to spend about rupees 387 crore on activities related to goods and service tax. Of these 387 crores, as much as 250 crores could be used for effective publicity of GST awareness, 99 crores for DG system for payment of advance user charges of GST network. Also, an amount of 37 crores would be spent for the accounting portal for GST. The other cash spent included 500 crores for providing grants in aid general for procurement of pulse under the Price Stabilization Fund scheme. The centre also planned to undertake spend of 50 crores for formation of digital payment through PHIM. About 50 crores is proposed to spend towards Pradhan Mantri Gram Digital Shakti Abhiyan. Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, there are several requests from the state which are yet to be addressed. The extremely heavy rain in Tamil Nadu during December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property, public infrastructure, besides loss of livelihood, loss of life and cattle. The Honorable Former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, had requested the Union Government to release rupees 25,912.45 crores to meet the state government requirement. But the Union Government had provided 1,960 crores only. Even a year after, Central team had inspected and given its detailed report on the devastation caused by the heavy rain and cyclone in December 2015. The Union Government has so far not provided adequate relief to Tamil Nadu for relief as restoration of effort. Sir, in December 2016, Cyclone Varada had caused severe damages in coastal region in Tamil Nadu, particularly in Chennai city and adjoining district of Tiruvallur, Kanjipuram, Kadalur, uprooting several thousands of trees and electric lamp posts, besides damaging the roads and other infrastructure of the people. The government of Tamil Nadu had sought an assistance of rupees 22,573 crores from the central to undertake reconstruction of works in area affected by Cyclone Varada. Sir, but the Union Government had not released the fund so far to meet the expenditure to undertake reconstruction works. Therefore, I urge upon the Union Government to consider the genuine demands of the Government of Tamil Nadu to immediate release and adequate relief grant to Tamil Nadu for being devastation of two back-to-back climates in several natures. Sir, the Department of Fisheries in Tamil Nadu had pioneered many fisheries development activities in India.
The union government had promised to form a separate ministry to develop and conserve the fisheries resources and to eliminate the socio-economic status of the fishermen community. I would like to the government that they will create separate ministry for fisheries and development of fisheries community in the country and focus exclusively on the subject to provide permanent and everlasting solution for the serious life challenging problem faced by Indian fisheries community. Sir, I request the government to allocate 200 crores for Tamil Nadu state for celebrating the birth century of Bharat Ratna Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran, founder of ADMK party, the Chief Minister of Tamil Nadu for 3 consecutive terms from 1977 to 1987. Thank you, sir. Dr. Hina Gavit. धन्यवाद उपसभापती महोदय. आपण मला सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2017 या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर बोलण्याची संधी दिली. महोदय, आपण मला जितका वेळ दिला आहे, खऱ्या अर्थानं केंद्र सरकार, मोदी सरकार आल्यानंतर 3 वर्षात इतक्या चांगल्या योजना, जवळपास 84 योजना या सरकारने नवीन बनवल्या आहेत आणि प्रत्येक योजना ही इतकी चांगली आहे की मला आपण दिलेल्या वेळात सर्वच योजना या ठिकाणी बोलणं शक्य होणार नाही. पण ज्या महत्त्वाच्या आणि ठळक अशा काही योजना आहेत त्याबद्दल या ठिकाणी मी बोलू इच्छिते. आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी या देशातल्या महिलांसाठी, आज देशात करोडो महिला अशा आहेत ज्या चुल्यावर स्वयंपाक करतात, या महिलांसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेची त्यांनी घोषणा केली आणि देशात 5 कोटी महिलांना या योजनेअंतर्गत गॅस देण्याचा निर्णय हा सरकारने घेतला आहे. त्याबद्दल मी सरकारचं खूप खूप अभिनंदन करते. आज देशात 2.5 कोटी महिलांना गॅस या योजनेमधून मिळालेला आहे. आपण नेहमीच बोलत असतो की झाडे लावा, झाडे जगवा. आज महाराष्ट्र शासनाने आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात 4 कोटी झाडं लावण्याचा एक निर्णय सरकारने घेतला आणि एका आठवड्यात 4 कोटी झाडं संपूर्ण महाराष्ट्रात लावण्याचा हा निर्णय घेतला. मला असं वाटतं प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना ही देखील यामध्ये एक खूप मोठं पाऊल शासनाचं आहे. आपण एकीकडे जेव्हा झाडं लावण्याची गोष्ट करतो, चुल्यामध्ये महिलांना लाकडांचा उपयोग करावा लागतो, परंतु या योजनेमुळे आज झाड तोड होणार नाही आणि महिलांना खरोखर त्यांचं आरोग्य चांगलं राहील आणि त्यांचा वेळ देखील वाचेल. त्याचबरोबर मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते की ग्रामीण भागात, आज मी नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघाची एक प्रतिनिधी म्हणून जेव्हा या ठिकाणी येते, तर आमच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आज बँका नाही आहेत. महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सरकारला मी विनंती करते की आपण ग्रामीण भागामध्ये बँकांच्या शाखा आपण ओपन केल्या पाहिजे. आज आपण जेव्हा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या योजना आपण राबवत आहोत, आपण जेव्हा लोकांना डायरेक्ट त्यांच्या बँकच्या खात्यावर पैसे देण्याचं आपण बोलतो, तर त्यावेळेस आपण ग्रामीण भागामध्ये बँकांच्या शाखा देखील मोठ्या प्रमाणावर उघडल्या पाहिजे, जेणेकरून लोकांना त्याचा फायदा होईल. आज भारताचं आणि पंतप्रधान मोदीजींचं स्वप्न हे एकच आहे, ते म्हणजे डिजिटल इंडिया. पूर्वी डिजिटल इंडिया म्हणजे फक्त शहरी भागात आपल्याला डिजिटलायझेशन, इंटरनेट हे सगळं बघायला मिळत होतं, परंतु मोदी सरकार आल्यानंतर आणि महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार आल्यानंतर अगदी ग्रामीण भागात सुद्धा आज इंटरनेटची सोय आपल्याला होताना पाहायला मिळते आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी धान्याचा काळा बाजार रोखण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचं डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून पाऊल उचललं, ते म्हणजे की धान्याचे जे दुकानं असतात, जे पीडीएस सिस्टीम आहे, याच्यामध्ये त्यांनी बायोमेट्रिक आणण्याचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि महत्त्वाचा पाऊल त्यांनी उचलला. आज याच्यामुळे जे लोक खरोखर गरीब आहे आणि ज्यांना गरज आहे अशा लोकांना आज धान्य मिळत आहे. यापूर्वी असं व्हायचं की लोक अंगठा लावायचे, सही करायचे आणि त्यांना जितकं धान्य मिळालं पाहिजे तेवढं त्यांना मिळत नव्हतं, परंतु बायोमेट्रिकचं हे जे डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून एक अत्यंत चांगला पाऊल जो उचलला आहे, यामुळे आज गोरगरीब जनतेला खरोखर याचा फायदा होईल. महोदय, मागच्या वर्षी तूर डाळीची कमतरता ही सगळीकडे झाली आणि म्हणून आपल्याला तूर डाळ ही परदेशातून आपल्याला आयात करावी लागली होती आणि सरकारने ती आयात करून देशातल्या जनतेला हे अत्यंत कमी दरामध्ये ही डाळ उपलब्ध करून दिली. यावर्षी सुद्धा असा प्रश्न, असा प्रॉब्लेम समोर येऊ नये त्यासाठी शासनाने त्यापूर्वीच असा निर्णय घेतला की शेतकऱ्यांना तुरीचे बियाणे त्यांनी उपलब्ध करून दिले आणि आज सरकारने MSP
च्या रेटमध्ये सर्व शेतकऱ्यांकडून तूर डाळची खरेदी ही सुरू केलेली आहे आणि शासनाने निर्णय घेतला आहे की जोपर्यंत संपूर्ण खरेदी होत नाही तोपर्यंत ही खरेदी ही सुरूच राहणार आहे आणि अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा देण्याचं काम हे सरकारने केलेलं आहे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटलायझेशन याच्यामुळे जे इंटरनेट आज ग्रामीण भागात पोहोचलंय त्यामुळे आज ग्रामीण भागात राहणारा जो विद्यार्थी आहे त्याला ऑनलाईन ॲडमिशनचे फॉर्म असतील, त्याला ऑनलाईन परीक्षेचे फॉर्म असतील, त्याला नोकरीसाठीचे फॉर्म असतील, हे तो घर बसल्या भरू शकतो। त्याचप्रमाणे जे ऑनलाईन बिल पेमेंट आहे, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन आहे, हे सगळं ग्रामीण भागातले लोक आज त्या ठिकाणी करू शकतात। ज्या सोयी सुविधा या शहरात उपलब्ध होत्या त्या आज मोदी सरकार आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर ग्रामीण भागात सुद्धा आपल्याला बघायला मिळत आहे। त्याबद्दल मी दोन्ही सरकारचं खूप खूप आभार व्यक्त करते आणि अभिनंदन देखील करते। महोदय, कृषी विभागाने मशिनरी आणि शेती उपयोगी साहित्य शेतकऱ्यांना देण्याची एक अत्यंत चांगली योजना या देशात सुरू केलेली आहे। ही योजना फार चांगली आहे आणि याच्यामुळे जे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आहे हे देखील वाढतं, वेळ कमी लागतो। अनेक ठिकाणी ज्या ठिकाणी मजूर उपलब्ध होत नाही त्या ठिकाणी मशिनरीची मदत घेऊन शेतकरी हे शेती करू शकतात। माझी या ठिकाणी सरकारला विनंती आहे की ही जी योजना आहे ही मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली पाहिजे आणि अगदी ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक गावागावातल्या शेतकऱ्यापर्यंत ही योजना पोहोचली पाहिजे। महोदय, आरोग्य विभागाने NRHM नावाची एक अत्यंत चांगली योजना ही मागच्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे। यामुळे आज ग्रामीण भागातल्या लोकांचं आरोग्य हे कसं चांगलं राहील त्यासाठी NRHM हे काम करत असतं। आपण केंद्र सरकारने खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली दिशाची कमिटी ही स्थापन केली आहे, याच्यामध्ये NRHM सुद्धा येतं। या ठिकाणी जे PIP ग्रामीण भागात NRHMचा तयार केला जातो त्याच्यामध्ये जे खासदार आहे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी आहे यांना विश्वासात न घेता PIP तयार होऊन केंद्र सरकारकडे पाठवला जातो आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रश्न हे त्या ठिकाणी तसेच राहतात आणि ते सुटत नाही। माझी आपल्याला विनंती आहे की जेव्हा PIP तयार होतो तेव्हा हे कंपल्सरी केलं पाहिजे की त्या ठिकाणचे जे लोकप्रतिनिधी आहे, खासदार आहे, यांना विश्वासात घेऊन ते फायनल करून ते केंद्र सरकारकडे पाठवलं पाहिजे। महोदय, अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स अशी एक योजना आता केंद्र सरकारने सुरू केलेली आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की नंदुरबार जिल्हा हा एक आदिवासी बहुल जिल्हा आहे, त्या ठिकाणी कुपोषणाचा मोठा प्रश्न आहे, अनिमिया आहे, तर आमचा जिल्ह्याचं जे जिल्हा रुग्णालय आहे हे देखील आपण या योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेतलं पाहिजे। तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी नंदुरबारमध्ये मेडिकल कॉलेज सुरू व्हावं यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले आणि आज देवेंद्रजींच्या सरकारने, आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजींनी देखील हे एक प्रायोरिटी इश्यूजमध्ये घेतलेलं आहे। आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की नंदुरबारमध्ये मेडिकल कॉलेज हे निश्चित होईल, पण त्यासाठी लागणारा जो निधी आहे तो केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावा अशी आपणास विनंती आहे। साहेब, त्याचबरोबर मी एक आदिवासी भागाची लोकप्रतिनिधी आहे आणि म्हणून जे आदिवासी विद्यार्थी आहेत त्यांचा एक महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी मी सांगू इच्छिते। साहेब, जे विद्यार्थ्यांना आपण प्री आणि पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप देतो याच्यामध्ये जी ॲन्युअल इन्कमची अट आहे SC ST विद्यार्थ्यांसाठी ती आहे 2.5 lakhs म्हणजे 2.5 लाखाची अट आहे आणि OBC विद्यार्थ्यांना 6 लाख ॲन्युअल इन्कम जर त्यांची पालकांची असेल तर त्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते। माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला अशी विनंती आहे की जेव्हा आपण एक सिंगल एज्युकेशन पॉलिसी आणतो तर सर्वच विद्यार्थ्यांना जे स्कॉलरशिप दिलं जातं त्यासाठी एक समान अट झाली पाहिजे आणि सर्वच विद्यार्थ्यांना ॲन्युअल इन्कम हे 6 लाख जी अट आहे त्याप्रमाणे लागू झालं पाहिजे अशी आपणास या ठिकाणी मी विनंती करते। साहेब, इथे जे आपण स्कॉलरशिप जे विद्यार्थ्यांना देतो ती वेळेवर त्या कॉलेजेसला पोहोचत नाही आणि म्हणून SC ST विद्यार्थ्यांना त्यांचे कॉलेजचे लोक हे परीक्षेला बसू देत नाही, त्यांना त्रास होतो आणि म्हणून ही जे स्कॉलरशिपचे पैसे हे वेळेवर त्या संस्थांमध्ये पोहोचले पाहिजे। जे स्कॉलरशिपचे फॉर्म आहे हे फॉर्म कॉलेजचे लोक हे वेळेवर भरत नाहीत, त्याच्यामुळे बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरं जावं लागतं। म्हणून आपल्याला विनंती आहे की जे कॉलेज टायमावर हे फॉर्म भरत नाही त्यांना सुद्धा फाईन हे सरकारने केलं पाहिजे। साहेब, सॉइल हेल्थ कार्डची एक योजना सरकारने आणली आहे, खूप चांगली ही योजना आहे। आपल्याला माझी विनंती आहे की आपण जे मोबाईल व्हॅन्समध्ये हे सॉइल टेस्टिंगचे युनिट आपण ग्रामीण भागात, सर जस्ट 2 minutes, आपण जे ग्रामीण भागामध्ये
हे मोबाईल व्हॅन्स आपण पाठवतो हे सगळीकडे पोहोचू शकत नाही. म्हणून महोदय माझी आपणास विनंती आहे की ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या मुलांना आपण हे सॉइल टेस्टिंगसाठीचं ट्रेनिंग आपण त्यांना दिलं पाहिजे, जेणेकरून आपण त्यांना एक रोजगार देखील उपलब्ध करून देऊ शकतो. मी खास करून सरकारचं या ठिकाणी अभिनंदन करते की एक सॉइल टेस्टिंगसाठी एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरू करण्याचा निर्णय नजीकच्या काळामध्ये सरकारने घेतलाय. पण साहेब त्याच्यामध्ये असं आहे की ते 1 वर्षाचा कोर्स आहे आणि शेतकऱ्यांची मुलं 1 वर्षापर्यंत त्या कोर्समध्ये येतील किंवा नाही हे मोठी एक शंका आहे. म्हणून हा एक शॉर्ट ड्युरेशन कोर्स म्हणजे 1 किंवा 2 महिन्याचा जर कोर्स आपण केला तर त्यात अनेक मुलं हे येऊ शकतात आणि सॉइल टेस्टिंगचं ट्रेनिंग घेऊन सॉइल टेस्टिंग लॅब ते ग्रामीण भागात उभे करू शकतात. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपण SC ST विद्यार्थ्यांच्या राहण्यासाठी आपण हॉस्टेलसाठी देखील निधी देतो. त्यासाठी जे मॅचिंग ग्रँट असतं हे वेळेवर पोचत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी हॉस्टेल्स तयार होऊ शकत नाही. माझी सरकारला विनंती आहे की हे जे मॅचिंग ग्रँट जे SC आणि ST विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलसाठी आपण देतो ते वेळेवर जर गेलं तर विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी त्याचा मोठा फायदा होईल. आणि साहेब नंदुरबार जिल्ह्यासाठी केंद्रीय विद्यालय आम्हाला मंजूर करून दिल्याबद्दल मी सरकारचे खूप खूप आभार व्यक्त करते. आणि जवाहर नवोदय विद्यालय जे आमच्या जिल्ह्यात आहे त्यासाठी इमारतीसाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा एवढंच या ठिकाणी विनंती करेन. आणि पुनश्च एकदा मी सरकारचे या ठिकाणी अभिनंदन करते आणि इथेच थांबते. धन्यवाद. श्री राजेश रंजन. जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं किसी बात को कहने के पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आप जो डिमांड ऑफ ग्रांट जो बिल लाएं उसमें आप छात्रों के लिए जो खास तौर पर जो माइनॉरिटीज के छात्र हैं, दलित है, अत्यंत पिछड़ा आदिवासी है और लड़कियों हैं, इनके छात्रावास की व्यवस्था हिंदुस्तान में सबसे कम है. यदि आप इस हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं तो एजुकेशन में जो आज सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है कोचिंग उद्योग, मैं चाहूंगा कि कोचिंग उद्योग को बंद करें और एजुकेशन पर, आपका जीडीपी एजुकेशन पर सबसे कम है, मैं चाहता हूं कि एजुकेशन की जीडीपी को डेवलप करिए और छात्रावास, वो लड़कियों का छात्रावास हो, दलित आदिवासी हो, माइनॉरिटीज का हो, इनके छात्रावास को आप सबसे ज्यादा डेवलप करिए ताकि किसी पूंजीपतियों के घर पर आश्रित ना हो और उसके गार्जियन पैसा नहीं दे पाते हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है. तो कोचिंग बंद करिए, ये उद्योग को बंद करिए और कोचिंग फ्री करिए, ये मेरा आग्रह है. दूसरा मेरा है कि हेल्थ के मामले में मेरा सीधा है कि हेल्थ का जो उद्योग, आप ये जो है जांच घर है हेल्थ का, और आप हेल्थ पर भी आपका सबसे कम जीडीपी है, उसकी जीडीपी को बढ़ाइए. और जांच जो आपने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया है इसको पंचायत वाइज सरकार के द्वारा जांच को आप कंपलसरी करिए. ये मेरा आपसे आग्रह है ताकि शोषण कम हो. ये मेरा सबसे पहला आग्रह. सबसे ज्यादा जांच से शोषण होता है, इसीलिए जांच घर को आप सरकारी जांच घर करिए. साथ साथ कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का बीमारी, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, जो मिडिल क्लास के जो वर्ग है, जो पुअर ऑफ पीपुल है, जो उसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है, उसको कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, ये जो संक्रमण बीमारी है उसको आप सरकारी स्कूल में आप फ्री करिए, सरकारी अस्पताल में. मैं ऐसा चाहता हूं. दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब तो सरकार दोनों जगह आपकी हो गई, केंद्र में भी और बिहार में भी. आपने विशेष राज्य का दर्जा की बात की थी, तो चलिए 14वीं तक अब मैं 3 भाग बिहार को बांटकर, एक कोसी सीमांचल, एक मिथिलांचल और दूसरा मगध और तीसरा भागलपुर का इलाका अंगिका, 3 भाग आप विशेष पैकेज. आपको पता है कि झारखंड बढ़ जाने से मेरे यहाँ कोई उद्योग नहीं है, सारा उद्योग बंद हो गया. तो मैं चाहूंगा कि जो कृषि पर आधारित उद्योग है, जैसे मेरे यहाँ सबसे ज्यादा नदी है बिहार में, तो नदी आप हाई डैम, आज तक कोसी का हाई डैम पर आपने कभी नहीं लिया है, जबकि पूरी लड़ाई हाई डैम को लेकर के होती है. बाढ़ का स्थिति है, जैसे अब मगध में है पुनपुन, उधर है कोसी, तो हाई डैम के लिए आप कभी नहीं सोचते. तो हाई डैम बढ़ना बहुत जरूरी है इस बाढ़ के लिए. उसमें मत्स्य, फूड, एनिमल पर मेरा आग्रह आपसे कि जब तक आप केला, चीनी, मछली उत्पादन, फूड पर और एनिमल इंडस्ट्रीज को आप डेवलप नहीं करेंगे, कृषि को आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, दूध उस पर नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते हैं. मेरा आग्रह तीसरा है
कि कृषि शिक्षा को आप डेवलप करिए। हिंदुस्तान में किसान की बात करते हैं, लेकिन कृषि शिक्षा नहीं है, जिस पर अब आपका कुछ नहीं है। और देसी गाय को डेवलप करिए। आप जर्सी गाय को बहुत डेवलप कर रहे हैं। आप देसी गाय दूध जब तक नहीं देगी, तब तक, जब तक आप उस पर नहीं करिएगा, तब तक आप कृषि को, आप किसान को आप आधारित नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, किसान को डेवलप करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बहुत जरूरी है। हमारे इलाके में आर्सेनिक और आयरन पानी, भारत प्रभावित है, आर्सेनिक और आयरन पानी में आपका डिमांड नहीं है। दूसरा, कुपोषण पर आपका नहीं है। और चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर, ये जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर पर बहस होती है, जिसके चलते बड़े बड़े नोबेल मिल जाते हैं, चाइल्ड लेबर पर आप क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्यों उसको कंपलसरी एजुकेशन की कल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं? क्यों वो हमारा जो दलित है, माइनॉरिटीज है, ओबीसी है, अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, माइनॉरिटीज का लड़का है, ये जो गरीब का बच्चा है, ये फैक्ट्री में जाकर के क्यों 8 साल 9 साल का काम करता है? इसलिए कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन, 2 मिनट में खत्म करूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि करें, चाइल्ड लेबर के लिए आप सबसे ज्यादा ध्यान दें, ताकि गरीब और दलित का बच्चा नहीं जाए। बिहार में 2 एम्स के लिए आपने कहा था, उस पर मैं चाहता हूं। और नवोदय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल हर जिले में हो, नवोदय विद्यालय को आप डेवलप करिए। नहीं कीजिएगा तो बेटी नहीं बढ़ पाएगी। तीसरा, लास्ट मैं कर रहा हूं मैडम, अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी सेविका और ममता और आशा, और खास तौर पर पीडीएक्स का जो डीलर है, डीलर को आप लूटने के लिए कमीशन दे चुके हैं। मेरा आग्रह है कि डीलर को कमीशन नहीं देकर के आप कोई तनख्वाह पे करिए, ताकि पीडीएक्स सिस्टम आम लोगों तक सही जा सके। गरीब, सिर्फ गरीब की बात करने से नहीं होगा, पीडीएक्स में डीलर को यहां से तनख्वाह दीजिए। ये मेरा लास्ट पॉइंट है, आग्रह है। तीसरा, मेरा सबसे लास्ट जो है वो है आपसे कि यदि आप हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार, चाहे जीएसटी, चाहे नोटबंदी, मेरा लास्ट है अध्यक्ष महोदय कि आप परचेजिंग पावर को कब खत्म कीजिएगा? यदि सीलिंग पर गांव में वेल्थ पर है, तो बाजार के वेल्थ पर कब होगा? 10 करोड़ से ज्यादा क्षमता किसी को मत दीजिए। यदि यह क्षमता आप घटा सकते हैं तो भारत का निर्माण में आपका सहयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि बिहार को विशेष पैकेज आप 3 भाग में दीजिए और बिहार के हाई डैम की व्यवस्था कीजिए, या नहीं तो बिहार जो आपने वादा किया था बिहार को राज्य का दर्जा, उसको आप दे। 17-18 के सप्लीमेंट्री बजट पर बोलने की आपने अनुमति दी, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, आज कृषि सबसे संकट में है और कृषि में जो उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि कृषि का उत्पादन जब बढ़ता है तो किसान और भी संकट में पड़ जाता है। इसलिए एक ऐसे चेन का निर्माण किया जाए पंचायत स्तर पर, स्टोरेज का, पेरिसेबल का और नॉन पेरिसेबल का एक स्टोरेज की व्यवस्था पंचायत लेवल पर सरकार करे और किसानों को स्टेक होल्डर उसका बनाए। जितना जो सामान उसमें जमा करेंगे उसके हिसाब से मिनिमम प्राइस उनको पहले मिल जाएगा, और जब मार्केट में डिमांड होगा तो पूरे स्वतंत्रता उनको होगी कि वो अपने सामान को बेचें। यदि यह व्यवस्था की गई तो निश्चित तौर से किसानों की दशा में काफ़ी सुधार हो जाएगा। सबसे बड़ी कठिनाई आज ये है कि किसान पैसे के अभाव में सामान को खलिहान तक नहीं आने देते, बल्कि खेत से ही बेच देते हैं। जब कोई सामान बाजार में चला जाता है तो कृषि का सबसे अधिक लाभ बाजार के लोग उठाते हैं, किसान इससे महरूम रह जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी जो पक्ष है वह स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है और उसमें किसानों को स्टेक होल्डर बनाने की ज़रूरत है। महोदय, किसान निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश में जो घटना हुई वह दुखद घटना थी, उसका राजनीतिक लाभ का कई प्रयास किया गया, लेकिन आप उसके जड़ में जाएंगे तो वहाँ उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो किसानों के लिए प्रबंधन किया, जो माइक्रो लेवल पर व्यवस्था की, इसका नतीजा हुआ उत्पादन बढ़ा, लेकिन बाजार मूल्य घट गया। जब डिमांड कम हो जाता है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य घटने का।
इसलिए हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि इस दिशा में एक ठोस पहल किया जाए ताकि स्टेक होल्डर किसान को बना करके हम स्टोरेज का चेन सिस्टम इसमें लागू करें। दूसरा पक्ष जो मैं कहना चाह रहा था कि आज समय का अभाव है, इसलिए जॉर्ज फर्नांडिस जब मंत्री थे उस समय मैं इस सदन का सदस्य था, अटल जी की गवर्नमेंट में। उस समय से 3000 कोल फील्ड में जो मजदूर काम करते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आज शिक्षक 6000-7000 रुपए पर काम कर रहे हैं। 6000-7000 उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पाता है। ये स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कोल फील्ड में काम करते हैं। वे हर एक वर्ष यहाँ धरना और प्रदर्शन करते हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से जन सहयोगी कई योजनाओं को, जनधन योजना से लेकर के उज्ज्वला तक सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाया है, इस तरीके से ये 3000 शिक्षक जो कोल फील्ड में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनका एक बार उद्धार किया जाए। आज आउटसोर्सिंग करके वहाँ जब शिक्षक रखे जा रहे हैं तो उनको 15,000 और जो लंबे दिनों से 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको 6,000 मात्र तनख्वाह मिलता है। महोदय, इसलिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी लिटरेसी पर और कई सवालों पर चर्चा इस सदन में हुआ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 20-25 वर्षों में शिक्षक का अभाव हुआ है। जिस तरह के शिक्षकों का काम ज्वाइनिंग हुआ है, जिस तरह के शिक्षक आज सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से गुणात्मक शिक्षा की उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती है। इसलिए आज गुणात्मक शिक्षा के लिए एक संकल्प प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस ग्रांट सप्लीमेंट्री ग्रांट का हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Deputy Speaker, sir, for giving me this opportunity. I rise to support the first supplementary demands for grants to the tune of 11,166.18 crores. And this is something that which we support, the Sikkim Democratic Front Party supports. So I will straight away come to the issues related to the region. There is a disability index that the mountain states have, and this is on account of being landlocked, mountainous, and no access to markets. The erstwhile Planning Commission had constituted a committee headed by Shri B.K. Chaturvedi, and the report recommended that to cover the disability deficits, 2% of the gross budgetary GBS could be given to all the mountain states. So I request the Finance Minister to take a hard look at this, because this is something that needs to be done. It is recorded within the Planning Commission. So the removal of subsidy from LPG would also put the people in the mountains at a very, very great deal of trouble. Today I have received many messages that if this happens, then the rural people will start cutting trees and using that as fuel wood. This would not be good for our initiatives in the climate change region. So the next point is the National Organic Farming Research Institute was declared by the Honorable Minister of Agriculture. That was when the Prime Minister had visited Sikkim and inaugurated the Sikkim as the organic state on 18th March 2016. No further, other than the fact that the local ICAR has been notified as the NOFRI, this particular institution has not taken off just yet. I request the Honorable Minister of Finance to look into this so that we get this particular institute going and the region at large can be benefited. Sikkim will have to come to the center for help. So we are sandwiched between the Doklam standoff with China and the Gorkhaland agitation. In the last 45 days, sir,
more than 1 lakh hotel reservations, more than 1 lakh of hotel reservations have been already cancelled. So this has created a huge economic disruption in Sikkim, and the government of India will probably have to step in. The security situation in the region will also have to be brought under control. So the GST, the Sikkim has supported it, and it is too early to say how it will impact, but the ground reality is mixed. So the handicrafts sector should be brought to zero, because this is a category in which lots of young entrepreneurs are working, and this is a startup. Lots of startups are taking off in our region. So finally, sir, due to climate change, there has been floods and landslides in our region. The Honorable Prime Minister today visited Assam and spoke to many of the chief ministers of the region. Many roads within our state have been affected, and we need a separate fund to repair them. But this is an annual feature, sir, and it is getting worse because of climate change. Can we think of an insurance fund to take care of this particular purpose? So this is under the disaster risk reduction. We would like to understand if such a fund can be created so that disasters, if it strikes within the region, this insurance fund can be used for that particular purpose. And finally, sir, I would like to support the view of the Honorable Leader of the BJD, Mehtab Saab, when he talked about cyber security. So cyber security and creating a cyber security commission to look into this, because of the huge push to digital world, I think this requires something which India can and should look at very, very closely, sir. Thank you very much. With these words, I support the bill.